हम लोगों ने ऑटो ट्रांसफार्मर वगैरह पढ़ा, उसके लॉसेज कैसे याद करते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ी। आज हम लोग आप लोगों के सामने जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे लॉसेज इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के अंदर होने वाली हानियाँ कौन कौन सी हानियाँ होती हैं, मैंने पहले भी बताई थी आपको। लॉसेज इन ट्रांसफार्मर की अगर बात की जाए या ट्रांसफार्मर के अंदर हानियों की बात की जाए तो ट्रांसफार्मर के अंदर मुख्यतः देखे जाएं तो दो प्रकार के लॉसेज होते हैं। कितने प्रकार के लॉसेज होते हैं? 2 टाइप्स के लॉसेज होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। एक लॉसेज वो होते हैं जो कोर के अंदर होते हैं और एक लॉसेज वो होते हैं जो वाइंडिंग्स के अंदर होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? मैंने ट्रांसफार्मर के अंदर जब बताया था आप लोगों को, क्या कहा था, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है वो कैसे लिंक के द्वारा बंधी रहती है? मैग्नेट लिंक के द्वारा। किसके द्वारा? मैग्नेट लिंक के द्वारा बंधी रहती है। कहने का मतलब ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होगी उनके बीच में कौन सा लिंक होगा? मैग्नेट लिंक। कैसे मैग्नेट लिंक होगा? कि प्राइमरी को जैसे ही आपने इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी, वो इलेक्ट्रिक सप्लाई या इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है मैग्नेट एनर्जी के अंदर। किसमें? मैग्नेट एनर्जी के अंदर हो जाती है, नहीं हो जाती? जैसे ही प्राइमरी को आप लोग सप्लाई दोगे वो टोटल इलेक्ट्रिक सप्लाई इसके अंदर जाकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मैग्नेट एनर्जी में। और मैग्नेट एनर्जी क्या होगी? इस कोर के द्वारा किधर जाएगी? सेकेंडरी तक जाएगी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कौन सा लिंक हुआ? चुंबकीय लिंक या मैग्नेट लिंक हुआ। ध्यान रखना। समझ रहे हैं मेरी बात? ये तो कुछ जो लॉसेज होते हैं वो तो इन बाइंडिंग्स के अंदर होते हैं। ध्यान रखना, इनके अंदर जो लॉसेज होते हैं वो लॉसेज हमारे कहलाते हैं कॉपर लॉसेज। कौन क्या कहलाते हैं? कॉपर लॉस, जो डिपेंड करते हैं इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है और डिपेंड करते हैं इसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। इन दोनों बातों के ऊपर यहाँ पर भी अगर लॉसेज होंगे तो वो भी डिपेंड करेंगे कि इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है और कितना इसका रेजिस्टेंस है। ध्यान रखना, इन दोनों बातों के ऊपर डिपेंड करते हैं। इन लॉसेजों को कहा जाता है कॉपर लॉसेज। लेकिन ये कॉपर लॉसेज का जो वैल्यूज रहता है वो डिपेंड करता है लोड के ऊपर। क्यों डिपेंड करेगा लोड के ऊपर? क्योंकि जैसे जैसे आप लोड को इंक्रीज करोगे तो I2 की वैल्यू बढ़ेगी और I2 की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आप लोगों को पता है इसके अंदर कॉपर लॉसेज का वैल्यू भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर नो लोड कंडीशन की अगर बात की जाए तो नो लोड कंडीशन में I2 की वैल्यू तो 0 रहती है, लेकिन I1 की जो वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है? I1 की जो वैल्यू रहती है वो रहती है सिर्फ 2 से 5%। कितनी रहती है? मान के चलो फुल लोड पर रहा आप लोगों का करंट 100 एम्पियर, तो नो लोड पर I1 की वैल्यू भी कितनी रहेगी? 2 एम्पियर से 5 एम्पियर की मदद। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ट्रांसफार्मर उपयोगी पावर ट्रांसफर करता है। ट्रांसफार्मर यूजेबल पावर को ट्रांसफर करता है। कि साहब यूजेबल पावर कितनी? यहाँ प्राइमरी हमारी जो कनेक्ट रहती है वो लाइन से कनेक्ट रहती है और सेकेंडरी जो कनेक्ट रहती है वो किससे कनेक्ट रहती है? लोड से। जितना इधर पावर यूज आ रही है उतनी ही पावर लाइन से लेगा। ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर का कार्य ये नहीं है कि मान के चलो प्राइमरी को 11 केवी दे रहे हैं तो उधर जितनी पावर है प्राइमरी साइड में जितनी पावर है उसको टोटल को सेकेंडरी में ट्रांसफर कर देगा। नहीं, ट्रांसफार्मर का कार्य होता है उपयोगी पावर को ट्रांसफर करना। इट्स मीन यहां पर 1000 वाट का अगर लोड है तो पीछे से 1000 वाट ही लेगा और आगे ट्रांसफर करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि पावर होती है B/I। अगर ज्यादा पावर लेगा तो करंट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, कि वोल्टेज तो आप लोग फिक्स करते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जितना लोड होता है उसी के अकॉर्डिंग करंट होता है। वोल्टेज तो फिक्स है। मान के चलो सेकेंडरी में 200 वोल्ट प्राप्त हो रहा है, जैसे जैसे लोड बढ़ाओगे तो वोल्टेज के अलावा इंक्रीज क्या होगा? करंट ही तो इंक्रीज होगा लोड बढ़ाने के साथ साथ। और जैसे जैसे आप लोग यहां लोड करंट इंक्रीज होगा तो करंट यहां पे भी इंक्रीज होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? कि साहब लोड, आप लोगों के दिमाग में एक ख्याल आता है कि भाई कि सर आप लोगों ने कहा कि करंट की वैल्यू लोड बढ़ाएंगे तो सेकेंडरी का करंट बढ़ेगा, ये तो चीज तो समझ में आई, लेकिन प्राइमरी का करंट कैसे बढ़ रहा है?
आपने यही कहा ना कि नो लोड कंडीशन में सेकेंडरी के अंदर करंट की वैल्यू तो क्या रहती है, 0, क्योंकि सेकेंडरी तो ओपन सर्किट हो गया, तो उसके अंदर तो करंट फ्लो होगी नहीं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, प्राइमरी के अंदर करंट की वैल्यू भी 2 से 5% होती है। तो आपके ख्याल ये आता है सर चलो ठीक है आप लोगों की बात मानते हैं, सेकेंडरी में तो इसलिए करंट 0 है क्योंकि लोड नहीं है, लेकिन आप ये क्यों कह रहे हो कि प्राइमरी के अंदर जो करंट की वैल्यू है वो भी कम है? प्राइमरी में तो उतनी होनी चाहिए थी जितनी एक्चुअल में होती है। मैंने आपसे यही चीज़ तो मैंने पहले समझाई थी कि ट्रांसफार्मर का कार्य यह है कि वो उपयोगी पावर को ट्रांसफर करता है। मान के चलो ये एक ट्रांसफार्मर है 11 kV ऑब्लिक 400 वोल्ट का, सपोज कर लो, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करता हूँ। कितने का ट्रांसफार्मर है? 11 kV ऑब्लिक 400। इसकी प्राइमरी को 11 kV दी जा रही है और सेकेंडरी में कितना प्राप्त हो रहा है? 400 वोल्ट। कितना प्राप्त हो रहा है? 400 वोल्ट प्राप्त हो रहा है। अगर मान के चलो मैं यहां पर 1000 वाट का लोड कनेक्ट करता हूं, कितने का? 1000 वाट का लोड कनेक्ट करता हूं, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं P बराबर होता है V इंटू आई, होता नहीं होता? तो पावर P बराबर V इंटू आई। करंट की अगर बात करूंगा तो यहां पर करंट होगी P/V। कितनी होगी? पावर कितनी है यहां पर? 1000 वाट। और करंट वोल्टेज कितना है? 400। तो करंट कितनी होनी है भैया? 2.5 एम्पियर। कैसा? प्राइमरी में कितनी होगी? एक सामान्य आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए प्राइमरी के अंदर बात करता हूं, तो प्राइमरी के अंदर करंट होगी P बराबर V इंटू आई होता है, तो I बराबर P/, क्या होगा? V। पावर हमारी 1000 वाट ही ट्रांसफर हो रही है ना सर, तो 1000 वाट ही लेगा प्राइमरी से। 1000 वाट बटे 11 kV, 3 0 से प्राइमरी के अंदर सिर्फ करंट इतनी एम्पियर होगी। अब बताओ जब लॉसेज कम होंगे ना, फिर अगर लोड होता ही नहीं यहाँ पर, तो सर आप लोग के अकॉर्डिंग लोड नहीं होता तो पावर यहाँ से भी 0 लेता है, तो लॉस करंट 0 होने चाहिए थे। आप यही तो कहते हो कि नो लोड कंडीशन में कॉपर लॉसेज होते ही नहीं है क्योंकि करंट 0 होता है। लेकिन सर आपने तो बोला कि 2 से 5% होते हैं, आपने तो बोला फिर 0 होने चाहिए थे ना। अगर पावर यहाँ 0 ले रहा है, ये ओपन है, तो पावर कितनी ले रहा है? 0। तो इधर भी पावर कितनी होनी चाहिए थी? 0। मैंने अभी एक वर्ड बोला था, मैं आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए दे रहा हूं। आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर लॉसेज 0 होते हैं। दक्षता कितनी होती है आइडियल के लिए? 100%। कितनी दक्षता होती है? 100% होती है, नहीं होती? तो 100% दक्षता है तो लॉसेज क्या है? 0। लेकिन आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं प्राइमरी को पावर देने के बाद प्राइमरी में कुछ लॉसेज होते हैं। क्या सर धारा बहेगी तभी तो होंगे? धारा तब बहेगी जब वाटेज होगा। वाटेज होता है ना आयरन, यहाँ पर भी तो लॉसेज होते हैं, कोर के अंदर होते नहीं होते? तो वो भी तो पावर का लॉसेज है। उस पावर के लॉसेज की वजह से लोड हो गया ना। पावर का लॉसेज होना मतलब लोड हो जाना। लोड किसे कहते हैं? जो पावर का लॉस करता है, वही तो होता है लोड। तो इस प्राइमरी बाइंडिंग के ऊपर एक तो ये जो कोर के अंदर जो लॉसेज हो रहे हैं ये लॉसेज है, एक क्या है ये, फिर जब कोर के अंदर होंगे तो इसमें भी करंट फ्लो होने लगेगी। करंट फ्लो होने लगेगी तो थोड़े बहुत इसमें भी होंगे। तो ये इस प्राइमरी के ऊपर लोड हो गया। क्या हो गया? लोड। तो वो लोड कितना होगा? वो बहुत कम लोड होगा क्योंकि ट्रांसफार्मर के खुद के लॉसेज का ही तो लोड होगा। तो इसलिए वो होता है, मान के चलो वो 1000 वाट का लोड कनेक्ट कर रखा था और 10 वाट इसमें हो रहे थे, 10 ही रहेगा बस। और जब पूरे इसमें करंट निकालते जब लोड कंडीशन में, तो 1000 वाट के अंदर भाग नहीं देते, 1010 वाट के अंदर भाग देकर करंट निकालते, क्योंकि लोड तो कनेक्ट है ही है, साथ के साथ इसके भी तो लॉसेज है। समझ रहे मेरी बात? ये भी तो लोड है। तो इसलिए प्राइमरी के अंदर कुछ ना कुछ करंट फ्लो होती है, लेकिन वो फुल लोड करंट की बहुत कम रहती है और इसलिए उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। आप बोलते हैं नो लोड कंडीशन में कोई कॉपर लॉसेज नहीं होते हैं। नो लोड कंडीशन में कोई कॉपर लॉसेज नहीं होते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो
लॉसेज मुख्यतः देखे जाएं तो यहां पर आप लोगों ने देखे कि कितने प्रकार के होते हैं। एक तो कोर के अंदर लॉसेज और एक हमारी किसके अंदर, हाँ, तो पहला हमारा होता है मैग्नेट लॉसेज। क्या होते हैं? मैग्नेट लॉसेज। मैग्नेट लॉसेज की अगर कहते हैं हिंदी में तो क्या बोलते हैं उन्हें? चुंबकीय हानियां। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? चुंबकीय हानियां होती है। मैग्नेट लॉसेज अर्थात चुंबकीय हानियां। और इन चुंबकीय हानि को ही हम लोग और भी बोलते हैं क्या दोस्तों? आयरन लॉसेज। क्या बोलते हैं? आयरन लॉसेज। आयरन लॉसेज मतलब लोह हानियां। क्या होती हैं? लोह हानियां। ये हमारे आयरन लॉसेज होते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? मैग्नेट लॉसेज। या मैग्नेट इसलिए क्योंकि जिस प्रकार जब ये लॉसेज हुए तो एनर्जी मैग्नेट रूप में थी। किस रूप में थी? मैग्नेट अर्थात चुंबकीय फॉर्म में थी। किसके अंदर हुए? आयरन की कोर के अंदर हुए, इसलिए इन्हें बोला गया आयरन लॉसेज। अब ध्यान रखना, आप लोगों को पता है पीछे से, पहले समझने का प्रयास कीजिए। पीछे से लाइन के अंदर 11 केवी का वोल्टेज आ रहा है, मान के चलो, तो वो स्थिर ही रहेगा 11 केवी। यहां पर लोड कनेक्ट करूंगा तो ये 11 केवी चेंज तो नहीं होगा ना? लाइन के अंदर वोल्टेज चेंज होता है क्या अगर लोड कनेक्ट करते हैं? तो नहीं होता ना। कहने वाला वोल्टेज स्थिर रहता है। जब हम लोड कनेक्ट करते हैं तो लाइन का वोल्टेज, मैं ट्रांसफार्मर से आउटपुट वोल्टेज नहीं बोल रहा, ट्रांसफार्मर को जो दिया जा रहा है वोल्टेज, लाइन वोल्टेज जिसे कहते हैं, वो चेंज होता है क्या? नहीं होता। लाइन वोल्टेज ऑलरेडी कांस्टेंट रहता है। और ध्यान रखना इस चीज का, आपसे अगर कभी ये पूछा जाए कि आयरन लॉसेज का मान किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, सिंपल भाषा में अगर बात करूं तो वो डिपेंड करेगा सप्लाई वोल्टेज के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? क्योंकि इसी के अंदर फ्लक्स डेंसिटी बनेगी। सप्लाई वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी फिक्स रहती है। क्या आवृत्ति भी चेंज हो जाती है? नहीं होती ना। फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं आयरन लॉसेज, और फ्लक्स घनत्व के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो फ्रिक्वेंसी फिक्स है और हमारा वोल्टेज भी फिक्स है, तो फ्लक्स घनत्व भी फिक्स हो गया। तो ध्यान रखना, वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पर ये मैग्नेट लॉसेज भी क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। लोड के साथ इसके मान में कोई वेरिएशन नहीं आता है, कोई वेरिएशन नहीं होता है। अब देखो, अगर आप बात करेंगे किसके लिए? इन मैग्नेट लॉसेजों की अगर बात करेंगे, कुछ चीज़ों में आप लोग कन्फ्यूज होंगे। कैसे होंगे? अगर मैंने कही कि आयरन लॉसेज की जब बात कर रहा था, मैं आयरन लॉसेज की जब बात कर रहा था, तो आयरन लॉसेज आप कह रहे थे फ्लक्स घनत्व और फ्रिक्वेंसी के क्या होते हैं? समानुपाती। यही कह रहे थे? यही कह रहे थे क्या? यही बोला जा रहा था। लेकिन कभी कभार आप लोगों से सवाल ऐसा पूछ लिया जाता है कि मेरे भाई आयरन लॉसेज के मान पर, आयरन लॉसेज के मान पर फ्रिक्वेंसी बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप देखोगे फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो आयरन लॉसेज बढ़ेंगे ना। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यहां से जो संबंध आप लोग देख रहे हैं, इस संबंध के अकॉर्डिंग अगर सवाल देते हो, जवाब देते हो, तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। मैग्नेट लॉसेज मैग्नेटाइजिंग करंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? चुंबकन धारा। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? चुंबकन धारा। और चुंबकन धारा, मैग्नेटाइजिंग करंट जो रहती है वो हमेशा B/Z होगी। क्या होगी? B/Z। यही होती है मैग्नेटाइजिंग करंट, चुंबकन धारा जैसे बोला जाता है। होती या नहीं होती? थोड़ा कॉमन सेंस लगाने की आवश्यकता है आप लोगों को। एक्चुअली बात यह आती है कि अगर मैं फ्रिक्वेंसी बढ़ाऊं और वोल्टेज की वैल्यू उसी के रेशो में बढ़ानी आवश्यक होती है, पहली बात तो, तब जाके हमारा फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के साथ साथ लॉसेज का मान इंक्रीज हो सकता है।
लेकिन यहाँ से आप देखोगे तो z बराबर होता है मेरे दोस्त आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। होता है क्या? होता है ना, यही होता है। आर का मतलब प्रतिरोध जो इस बाइंडिंग्स के अंदर है, एक्सएल मतलब कि इसका रिएक्टेंस। तो मैग्नेटाइजिंग करंट कितनी होगी? z बराबर अंडर रूट आर का स्क्वायर एक्सएल, और एक्सएल आपको पता है अच्छी तरह से क्या होती है, 2 पाई एफएल होता है ना। और अगर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज करेंगे हम लोग तो एक्सएल बढ़ेगा ना, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? कॉमन सेंस की बात है, सोच समझ के आंसर दी या करो किसी चीज का। अगर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो एक्सएल की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, होगी या नहीं होगी? और एक्सएल की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो सिंपल सी बात है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर से जेड की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। एक्सएल की वैल्यू इंक्रीज होगी तो जेड की होगी ना, और जेड की जब वैल्यू इंक्रीज होगी तो मैग्नेटाइजिंग करंट घटेगा, और मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ेगा तो मैग्नेट लॉसेज भी घटेंगे, क्या नहीं? मैंने किसी चीज को रटाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों को जो चीज है वास्तविकता वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। क्या समझे आप लोग? मैंने कहा फ्रिक्वेंसी की वैल्यू अगर इंक्रीज की जाए तो चुंबकीय लॉसेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इधर देखो, चुंबकीय लॉसेज अगर मैं बात करता हूं, आयरन लॉसेज इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स डेंसिटी, और फ्रिक्वेंसी के समानुपाती होते हैं, ये आप लिखते हो, लेकिन किस कंडीशन में होते हैं वो मैं बात करूंगा। अगर डायरेक्टली आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए तो मोस्टली बच्चा स्टूडेंट यही जवाब देता है कि फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के साथ साथ आयरन लॉसेज की वैल्यू बढ़ती है। फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के साथ साथ आयरन लॉसेज की वैल्यू बढ़ती है, ये डायरेक्टली फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो जवाब दे देता है। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं आयरन लॉसेज डिपेंड करते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट अर्थात चुंबकन धारा। चुंबकन धारा जो होती है उस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं आयरन लॉसेज का मान, ये अच्छी तरह से आप लोग जानते हो। ध्यान रखना, हमेशा एडी करंट लॉसेज इंक्रीज होते हैं, जबकि हमारे हिस्टेरियल लॉसेज की वैल्यूएशन में क्या आती है? कमी आती है। हिस्टेरियल लॉसेज मैग्नेटाइजिंग करंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, चुंबकन धारा के ऊपर डिपेंड करते हैं। देखो इधर आपने कहा फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एक्सएल बढ़ेगा, एक्सएल बढ़ेगा तो जेड बढ़ेगा, और जेड बढ़ेगा तो मैग्नेटाइजिंग करंट अर्थात चुंबकीय धारा में क्या है? कमी। तो टोटल मैग्नेट लॉसेज में कमी आती है फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करने के साथ साथ। इसीलिए हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर्स जो होते हैं उनकी एफिशिएंसी लो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर से ज़्यादा होती है, और ज़्यादा तभी होगी जब लॉसेज कम होंगे। आप लोग पता है यूएसए वगैरह में जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो 60 हर्ट्ज के लिए बनाए जाते हैं, इंडियन ट्रांसफार्मर की तुलना में उनकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि आयरन लॉसेज की वैल्यू उनके अंदर क्या होती है? कम होती है। फ्रिक्वेंसी हाई इट्स मीन आयरन लॉसेज लो, फ्रिक्वेंसी लो इट्स मीन आयरन लॉसेज हाई, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ जाएगा उसमें। चुंबकन धारा जैसे हम लोग कहते हैं उसकी वैल्यूएशन में क्या हो जाती है? इंक्रीजमेंट हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? इन चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। आयरन लॉसेज बेसिकली अगर मैं वोल्टेज की वैल्यूएशन में उसी के अकॉर्डिंग वेरिएशन करूं मैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो आयरन लॉसेज की वैल्यू में वृद्धि होती है। ध्यान रखना इस चीज़ का। तो आयरन लॉसेज इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स डेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी। समझ रहे हैं मेरी बात? फ्लक्स डेंसिटी और फ्रिक्वेंसी के केसेज में इसलिए आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए निकाली जाते हैं ये सारी चीज़ें। मतलब कोई भी चीज़ हम लोग ट्रांसफार्मर के अंदर बात करते हैं ना, वो किसके लिए करते हैं? आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। जब प्रैक्टिकली बात करते हैं तो वो कुछ अलग होती है। समझ रहे हैं मेरे बात? तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी जरूरी है। तो एक लॉसेज तो कौन से हुए? हमारे मैग्नेट लॉसेज हुए। इन मैग्नेट लॉसेजों को सामान्य तौर पर दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन से लॉसेज? एक हमारा होता है हिस्टेरेसिस लॉसेज, और दूसरा हमारा एडी करंट लॉसेज। हिस्टेरेसिस लॉसेज को हम बोलते हैं सैथिल हानियाँ। क्या बोलते हैं?
सेथिल हानियाँ। ये लॉसेज हमारे जो होते हैं किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेंगे? फ्लक्स डेंसिटी 1.6 एफ बी वर्ड। यहाँ पर अगर बात करूँ तो ये जो है नीटा, ये है हिस्टेरेसिस गुणांक। क्या है? जो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? ये क्या है हमारी बीटा, क्या है? फ्लक्स डेंसिटी, जैसे कहते हैं फ्लक्स घनत्व। एफ क्या है? आवृत्ति। और बी क्या है? कोर का आयतन। आयतन ये हमारे पास क्या है? इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है हमारा क्या? हिस्टेरेसिस लॉसेज। अब आपसे बात ये आती है कि हिस्टेरेसिस लॉसेज को कम करने के लिए किसका क्या करते हैं? हिस्टेरेसिस लॉसेज को कम करने के लिए हम हिस्टेरेसिस गुणांक को कम करना होता है। तो हम क्या करते हैं? सिलिकॉन स्टील की लेमिनेशन से लेमिनेटेड किया जाता है। अर्थात इन लॉसेज को कम करने के लिए, इन हानियों को कम करने के लिए कोर को सिलिकॉन स्टील की लेमिनेशन से लेमिनेटेड किया जाता है। किया जाता है। सबसे पहले हेडिंग डालोगे आप लोग, लॉसेज इन ट्रांसफार्मर। लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के अंदर होने वाली हानियाँ। लिखोगे ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस है जिसमें कोई भी घूर्णमान पार्ट्स नहीं होता। घूर्णमान पार्ट्स नहीं होता। इसलिए इसमें कोई भी मैकेनिकल लॉसेज नहीं होते। इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल लॉसेज होते हैं। ये इलेक्ट्रिकल लॉसेज ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग और
और कोर के अंदर होंगे। कोर के अंदर होंगे। कोर के अंदर होंगे। इन लॉसेज को सामान्यतः दो भागों में डिवाइड किया गया है। इन लॉसेज को सामान्य तौर पर दो भागों में बांटा गया है। पहला लिखोगे आयरन लॉसेज। आयरन लॉसेज, ये लॉसेज ट्रांसफार्मर की आयरन कोर के अंदर होते हैं। ट्रांसफार्मर की आयरन कोर के अंदर होते हैं, जिनका मान लोड के ऊपर निर्भर नहीं करता। ये सिर्फ सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करते हैं। सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई आवृत्ति पर निर्भर करते हैं। निर्भर करते हैं। क्योंकि कोर के अंदर फ्लक्स डेंसिटी, कोर के अंदर फ्लक्स घनत्व तथा फ्रीक्वेंसी दोनों से कोर लॉसेज प्रभावित होते हैं। कोर लॉसेज फ्रीक्वेंसी और फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज होने के साथ साथ फ्रीक्वेंसी और फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज होते हैं। इंक्रीज होते हैं। फ्लक्स डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के साथ साथ इंक्रीज होते हैं, लेकिन एक स्थिर वोल्टेज पर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से चुंबकीय धारा में कमी आती है।
चुंबकीय धारा में कमी आती है, जिससे कोर के अंदर होने वाले हिस्टेरेसिस लॉसेज अर्थात चुंबकीय लॉसेज में भी कमी आएगी। देखो ये आयरन लॉसेज नो लोड से फुल लोड तक फिक्स रहते हैं। जिन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला लिखोगे हिस्टेरेसिस लॉसेज, इन्हें दो भागों में बांटा गया है। इन्हें सामान्य तौर पर कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। क्या लिखा हुआ मेरे वर्ड में? ये आयरन लॉसेज मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं या दो भागों में बांटा गया है। पहला लिखोगे हिस्टेरेसिस लॉसेज या जिन्हें बोला जाता है शैथिल्य हानियां। ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? आपको बताया था कोर के मटेरियल के ऊपर, पदार्थ के ऊपर और फ्रीक्वेंसी फ्लक्स डेंसिटी के साथ साथ कोर के वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। ध्यान रखना। देखो ये लॉसेज कोर में प्रयोग किए गए पदार्थ, ये लॉसेज कोर में प्रयोग किए गए पदार्थ तथा फ्रीक्वेंसी फ्लक्स डेंसिटी के साथ साथ कोर के आयतन पर भी निर्भर करते हैं। कोर के आयतन पर भी निर्भर करते हैं। बेसिकली आप लोग जब इस फॉर्मूलेज को पढ़ते हो तो इस तरह से लिखते हो, लेकिन अगर हम कई जगह ऐसा भी आ जाता है, ये कैसे आ जाता है? एन बी मैक्सिमम एक्स एफ अपॉन वी वाट। हालांकि आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, इस तरह से भी आ जाता है। एक्स की जो वैल्यूएशन होती है वो 1.4 से 4.5 तक होती है। ध्यान रखना, अलग अलग मटेरियल्स के लिए, सिर्फ आयरन कोर के लिए ऐसा नहीं है, फिक्स ही है, ध्यान रखना। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल मानकों के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो लिया जाता है सामान्यतः कोर जो बनाई जाती है उसमें हम लोग 1.6 ही लेके चलते हैं। कहने मतलब उसी तरह की कोर बनाई जाती है तो फ्लक्स डेंसिटी का 1.6 की घात ही आएगा, लेकिन इसका वैल्यू फिक्स नहीं रहता है।
अलग अलग कोर मटेरियल के लिए, आयरन कोर के लिए उसका वैल्यू कितना हो सकता है, 1.4 से 4.5 तक हो सकता है। ध्यान रखना इस चीज़ का, समझ रहे हैं मेरी बात। लेकिन ज़्यादातर आप लोगों से ये सारी चीज़ें पूछते नहीं है, तो आप लोगों को तो यही लिखना है, समझ रहे हैं मेरी बात। हमारे इलेक्ट्रिकल मानों के अकॉर्डिंग जो 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के लिए जो ट्रांसफार्मर डिजाइन किया जाता है उसमें यही यूज किया जाता है। इन लॉसेज को कैसे करते हैं, सिलिकॉन स्टील की लेमिनेशन से लेमिनेट करके हम लोग इनको कम कर सकते हैं। दूसरे लॉसेज हमारे कौन से होते हैं, जिन्हें कहते हैं भंवरधारा हानियां या एडी करंट लॉसेज। एडी करंट लॉसेज या जिन्हें और बोला जाता है भंवरधारा हानि। ये एडी करंट लॉसेज जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, फ्लक्स डेंसिटी के वर्ग के अकॉर्डिंग होंगे, फ्रिक्वेंसी के भी वर्ग, और कोर की मोटाई के भी वर्ग, और वी वॉल्यूम आयतन के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। हालांकि आप लोग जो पढ़ते हो ज़्यादातर वो इतना ही फॉर्मूलाज पढ़ते हो, समझ रहे हो। ज़्यादातर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो यही पढ़ा होगा, फ्लक्स डेंसिटी, फ्रिक्वेंसी और थिकनेस के ऊपर, नहीं वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। लेकिन एक स्थिर वॉल्यूम के लिए हम लोग अगर बात करते हैं तो थिकनेस के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसकी थिकनेस कितनी है। एक स्थिर वॉल्यूम, मोटाई ज़्यादा हो सकता है मे बी पॉसिबल, तो थिकनेस के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। इस थिकनेस, इन लॉसेज को कम करने का एक ही उपाय कि इसकी थिकनेस को कम किया जाए। और थिकनेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, पतली पतली पत्तियाँ जो होती हैं उनको लेमिनेटेड करके हम लोग क्या करते हैं, एक के ऊपर एक रखते हैं, समझ रहे हो मेरी बात, लेयर्ड बनाते हैं, समझ रहे, पटलित बनाना जिन्हें कहते हैं ना, पतली पतली पत्तियों से क्या बनाया जाता है, पटलित। पटलित मतलब लेयर्ड बनाते हैं ताकि एडी करंट लॉसेज को क्या कर सकें, हम लोग कम कर सकें। आपसे पूछा जाएगा भंवरधारा हानियों को कम करने के लिए क्या करते हैं, कोर को पतली पतली पत्तियों से क्या बनाते हैं, पटलित बनाया जाता है। कोर को पतली पतली पत्तियों से क्या बनाया जाता है, पटलित बनाया जाता है। लिखो भंवरधारा हानियां। ये लॉसेज कोर में उत्पन्न होने वाले भंवरधाराओं के कारण उत्पन्न होते हैं, या आप ये कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन के कारण होते हैं, या करंट में परिवर्तन के कारण होते हैं। तो करंट में परिवर्तन का मतलब फ्रीक्वेंसी, समझ रहे बात, अर्थात ये करंट में होने वाले परिवर्तन या उसमें उत्पन्न होने वाले डिस्टरबेंस की वजह से होते हैं, उसमें उत्पन्न होने वाले डिस्टरबेंस की वजह से होते हैं। जो फ्रीक्वेंसी और फ्लक्स घनत्व के साथ साथ फ्रीक्वेंसी और फ्लक्स घनत्व के साथ साथ कोर की मोटाई के वर्ग के समानुपाती होंगे। इन लॉसेज को कम करने के लिए कोर को सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड पतली पतली पत्तियों से
पटलित बनाया जाता है, पटलित बनाया जाता है, पटलित मतलब लेयर्ड बनाया जाता है। लिख लो वी मैक्सिमम एफ स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया। उसके बाद दूसरे लॉसेज कौन से होते हैं हमारे? कॉपर लॉसेज। कौन से होते हैं? कॉपर लॉसेज। जिन्हें कहते हैं ताम्र हानि। कॉपर लॉसेज, ये लॉसेज ध्यान रखना लोड के साथ चेंजेज होते हैं। जब लोड नहीं रहेगा तो कॉपर लॉसेज का मान 0 रहेगा। वास्तविकता में 0 नहीं होता, 1-2% होते हैं प्राइमरी के अंदर, लेकिन हम उनको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो आप लोग कहोगे नो लोड पर कितने होते हैं? 0। और फुल लोड पर कितने होते हैं? मैक्सिमम। जैसे जैसे लोड इंक्रीज करते हैं कॉपर लॉसेज का मान बढ़ता जाता है। कैसे बढ़ेगा वो हम लोग बात कर लेंगे। ध्यान रखना कॉपर लॉसेज जो होते हैं प्राइमरी के अंदर कॉपर लॉसेज होते हैं I²R प्लस सेकेंडरी के अंदर होते हैं I²R R2। यही होते हैं कॉपर लॉसेज का मान। और भी तरीके से मैंने निकालना बताया था आपको, प्राइमरी को रेफर करते हुए सेकेंडरी को रेफर करते हुए भी कॉपर लॉसेज को निकालना मैंने आप लोगों को बताया था, नहीं बताया था? तो ऐसे भी पता कर सकते हैं। कैसे? अगर प्राइमरी को रेफर करते हुए निकाला जाता है तो R1² R01, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं I1² R1 प्लस R2/K²। यही कहा था। और सेकेंडरी को रेफर करते हुए भी अगर निकालते हैं हम लोग तो ऐसे भी निकाल सकते हैं R2 R02 या I2² R2 प्लस K² R1। ये इन तरीके से कॉपर लॉसेज का मान निकाला जा सकता है। ये लॉसेज नो लोड से फुल लोड तक क्या रहते हैं? चेंज होते रहते हैं। नो लोड पर इनका मान 0, फुल लोड पर कितना रहता है? मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना? आयरन लॉसेज के बराबर। कितना? आयरन लॉसेज के बराबर। फुल लोड पर अगर बात करेंगे हम लोग, मोस्टली आप यही कहोगे, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है, वो डिपेंड करता है एफिशिएंसी के ऊपर। लेकिन आप क्या कहोगे? आइडियल केसेज में फुल लोड पर आयरन लॉसेज बराबर कॉपर लॉसेज। और ये मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन भी है। ट्रांसफार्मर के उच्चतम दक्षता की शर्त क्या है? आयरन लॉसेज बराबर कॉपर लॉसेज। लेकिन ध्यान रखना आयरन लॉसेज बराबर कॉपर लॉसेज अगर बात करते हैं तो सामान्यतः मैग्नेटाइजिंग करंट की वजह से ये फुल लोड पर कभी कभार नहीं होता। लेकिन आप तो यही कहोगे आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए आयरन लॉसेज का मान कॉपर लॉसेज के बराबर होता है। कब? आइडियल कंडीशन के लिए, ट्रांसफार्मर लिए आइडियल कंडीशन के लिए हमारा आयरन लॉसेज का मान क्या होता है? कॉपर लॉसेज के बराबर। कोई भी मशीन की अगर बात करें वो फुल लोड पर वर्क कब करते, फुल लोड पर वर्क करेगी तभी उसकी दक्षता क्या होगी? उच्चतम। समझ रहे बात? जितनी क्षमता के साथ वर्क करेगी तभी उसकी दक्षता क्या होगी? उच्चतम होगी, मैक्सिमम होगी। ध्यान रखना इस चीज़ का। अगर कॉपर लॉसेज को लोड के साथ वेरी करने की अगर बात की जाए तो आपसे पूछा जाए फुल लोड की तुलना में यदि
लोड 1/x कर दिया जाए तो 1/x पर ताम्र हानियाँ कैसे निकालोगे? हानियाँ बराबर 1/x का स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉसेज। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात कर रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ, मैंने आपसे कहा किसी ट्रांसफार्मर में फुल लोड पर ताम्र हानियाँ 1000 वाट हैं। कितनी है? 1000 वाट। तो एक बटा दो लोड यानी हाफ लोड पर ताम्र हानियाँ क्या होंगी? तो आप पता कर सकते हैं 1/2 का स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉसेज कितना होगा? 1000। तो 1/4 इंटू 1000 करूँगा तो कितना हो जाएगा? 250 वाट। इजीली निकाल लोगे क्या नहीं? अगर आपको फुल लोड कॉपर लॉसेज पता है और किस लोड पर पूछा है तो वो निकाल सकते हो, या फिर आपको फुल लोड पर भी दे दिया ना कभी 1/x लोड पर इतने कॉपर लॉसेज है, फुल लोड पर कितना होगा वो भी निकाल सकते हो। कौन सा फर्क पड़ रहा है उसमें? सवाल आगे कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। देखो कॉपर लॉसेज, कॉपर लॉसेज देखो कॉपर लॉसेज सामान्यतः लोड परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित होते रहते हैं। परिवर्तित होते रहते हैं क्योंकि यह लोड करंट और वाइंडिंग्स के रेजिस्टेंस के ऊपर निर्भर करते हैं। इनका मान फुल लोड पर मैक्सिमम के ऊपर निर्भर करते हैं, वाइंडिंग्स के रेजिस्टेंस के ऊपर निर्भर करते हैं, इनका मान फुल लोड पर मैक्सिमम जबकि नो लोड पर 0 होता है। सामान्य तौर पर फुल लोड पर कॉपर लॉसेज आयरन लॉसेज के बराबर होंगे। कॉपर लॉसेज आयरन लॉसेज के बराबर होंगे।
जो कि नो लोड पर एक दो प्रतिशत होने के कारण इन्हें नेगलेक्ट कर दिया जाता है, इन्हें नेगलेक्ट कर दिया जाता है। कर दिया जाता है। नेगलेक्ट मतलब छोड़ दिया जाता है, नेगलेक्ट कर दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है या शून्य मान लिया जाता है, एक ही बात। उतार लो एक बार फटाफट, सभी स्टूडेंट उतार लेंगे। हो गया, सभी ने उतार लिया। चलो ठीक है, सवाल करते हैं अपन इसके। हाँ जी, अब बात सवाल लिखोगे एक। देखो, किसी ट्रांसफार्मर के अंदर ध्यानपूर्वक पढ़िएगा सवाल को, क्या कह रहा हूं। किसी ट्रांसफार्मर के अंदर नो लोड स्थिति में स्थिति या कंडीशन में आयरन लॉसेज 2000 वाट हैं। कितने हैं? 2000 वाट हैं। यदि लोड को घटाकर या फिर ट्रांसफार्मर को अपना फुल लोड का 75% लोड पर चलाने पर, फुल लोड का 75% लोड पर चलाने पर
होने वाले कॉपर लॉसेज का मान याद करो, होने वाले ताम्र हानियों का मान याद करो। ज्ञात करो, मतलब नो लोड पर दे रखे हैं। देखो नो लोड कंडीशन में आयरन लॉसेज कितने, मैंने कॉपर लॉसेज नहीं दिया आपको, कॉपर लॉसेज यहाँ फुल लोड कॉपर लॉसेज चाहिए अपन को, लेकिन मैंने फुल लोड कॉपर लॉसेज दिए नहीं आपको। मैंने क्या दिए, नो लोड पर आयरन लॉसेज क्या दिए। और मैंने बोला ट्रांसफार्मर के अंदर जब 75% लोड है, कितना, फुल लोड का 75%, तो उसके अंदर कॉपर लॉसेज कितने होंगे, करो कीजिए सब। थोड़ा सा अपने माइंड को यूज करो, थोड़ा क्या समझाया था मैंने, क्या बोला था। जब ट्रांसफार्मर पर मैंने बताया था, जब ट्रांसफार्मर फुल लोड पर होता है, कब होता है, तो आयरन लॉसेज बराबर क्या बताए थे, कॉपर लॉसेज बताए थे ना। तब मैंने कहा आपसे आयरन लॉसेज का मान, इधर समझ लो, आयरन लॉसेज का मान नो लोड पर कितना है, 2000 वाट, तो फुल लोड पर कितना होगा, फुल लोड पर आयरन लॉसेज कितने होंगे, 2000 वाट ही तो होंगे। क्यों होंगे कि आयरन लॉसेज का मान तो चेंज होता ही नहीं, चाहे नो लोड की बात करूं, चाहे हाफ लोड की बात करूं, चाहे 70% की बात करूं, या चाहे फुल लोड की बात करूं, आयरन लॉसेज तो हमेशा 2000 वाट ही होंगे। तो आयरन लॉसेज फुल लोड पर कितने होंगे, 2000। और आपने कहा फुल लोड पर आयरन लॉसेज जब पता है तो कॉपर लॉसेज भी तो 2000 होंगे। तो बताओ कॉपर फुल लोड कॉपर लॉसेज कितनी, 2000 वाट। क्यों, क्योंकि फुल लोड पर आयरन लॉसेज बराबर कॉपर लॉसेज। तो फुल लोड पर आयरन लॉसेज 2000 वाट है, क्या साहब नो लोड पर थे ये, अरे तो फुल लोड पर भी इतने ही होंगे, क्योंकि वो तो लोड के साथ चेंज ही नहीं होते। लोड चाहे कितने भी प्रतिशत हो, आयरन लॉसेज तो फिक्स रहेगा ना। तो वही तो बोल रहा हूं, आयरन लॉसेज 2000 वाट ही होंगे फुल लोड पर भी। आयरन लॉसेज का, क्योंकि नो लोड टू फुल लोड आयरन लॉसेज कांस्टेंट रहते हैं, फिक्स रहते हैं। तो फुल लोड आयरन लॉसेज 2000 वाट, तो फुल लोड पर आयरन लॉसेज बराबर कॉपर लॉसेज, तो कॉपर लॉसेज का मान भी कितना है, 2000। अब कोई दिक्कत नहीं है। 75% का मतलब होता है 3/4 लोड पर, क्या नहीं, 3/4 लोड पर, तो 3/4 का स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉसेज, यही होगा ना, क्या कुछ और होगा। तो फुल लोड कॉपर लॉसेज इधर समझिएगा, तीन बटे चार का स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉसेज कितने, 2000, 3 9 और 4 चौका 16 इंटू 2000 कर लो, 3 9 सॉरी 16 का अगर भाग दूंगा तो 16 कम 16 बचा कितना, 4,
16 में 32 बचा कितना 8 8 बचा ना, कितना बार गया 125 बार। मल्टीप्लाई कर दो कितना आ रहा है 1125 वाट, कितना 75% लोड पर। बताइए कहाँ दिक्कत आ रही। 3/4 का स्क्वायर, क्योंकि मैंने यही तो बताया था जी, इंटू फुल लोड कॉपर लॉसेज जो आपको दे रखा है। किसी ट्रांसफार्मर को 20% लोड पर चलाया जा रहा है तो उसमें तो उसमें 200 वाट कॉपर लॉसेज हो रहे हैं। तो फुल लोड कॉपर लॉसेज क्या होंगे। जल्दी से कीजिएगा। फुल लोड पर कॉपर लॉसेज का मान क्या होगा। बीस % का मतलब 1/5, क्या नहीं। तो 1/5 पर लॉसेज बराबर 1/5 का स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉसेज, यही होता है, यही होगा ना। तो 1/5 पर कितने हैं 200, तो 1 इंटू फुल लोड कॉपर लॉसेज, क्या नहीं। और फुल लोड कॉपर लॉसेज अगर मैंने याद कर लिया तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितना 25 इंटू 200 कितने हो गए, क्या नहीं। कोई दिक्कत है। ये याद करेगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 200 इंटू 25। ये इसके ऊपर वाली कोई भी वैल्यू पता करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू जी गुणा हो जाती है। बता कहाँ दिक्कत आए।
बताइए। इधर देखिएगा, 1/T पर तो इतना है, तो 1/3 लोड कॉपर लॉसेज 1/3 का स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉसेज। फुल लोड पर कितने, फुल लोड पर पूछा है ना, हाँ यही होगा। चलो देखो यहाँ पर 1/3 पर कितना है लोड लॉसेज, 100 वाट। तो दिमाग लगाने की आवश्यकता ज़्यादा है नहीं है, तुरंतिया 9 फुल लोड पर याद करना है। तो फुल लोड पर कितना होगा बताओ, कितना है 900 वाट, 100 इंटू 9 बराबर 900 वाट। ये तो कब हो गए, फुल लोड पर हो गया ना। हाफ लोड की अगर बात करूँगा तो 1/2 का स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉसेज कितने हैं 900, तो 1/4 इंटू 900 कितना आ जाएगा 225। बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या नहीं आगे समझ में। फुल लोड पर निकाल लिया, फुल लोड पहले बता ही दिया था, 1/2 लोड पर कितना होगा, 1/2 इंटू फुल लोड कॉपर लॉसेज 900 वाट है ही हमारे पास। इसके बाद हम बात करेंगे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के अंदर दक्षता। ये हाफ लोड पर है, कितने पर है 1/3 लोड पर, तो 1/3 लोड फुल लोड पर तो इतना होगा, हाफ लोड पर इतना होगा। हाफ लोड पर कैसे निकालते हैं, हाफ लोड पर कॉपर लॉसेज बराबर 1/2 का स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉसेज। फुल लोड यहाँ पर पता कर लिया, तो 1/2 का स्क्वायर इंटू फुल लोड।
1/2 का मतलब होता है 1/4, स्क्वायर किया तो 900 यहाँ आ गया, 4 का भाग दिया 225। उसके बाद बात करेंगे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की दक्षता। किसी भी हम लोग किसी भी मशीन की या किसी भी स्टैटिक डिवाइस की या किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी निकालते हैं तो एफिशिएंसी होती है आउटपुट बटे इनपुट, यही होती है हमेशा। दक्षता अगर निकाली जाती है तो वो क्या होती है मेरे दोस्त, आउटपुट बटे इनपुट। तो आउटपुट क्या होता है, अगर एफिशिएंसी की बात करेंगे तो यहाँ पर होगी आउटपुट बटे इनपुट इनटू 100, या फिर आप कह सकते हो आउटपुट होता है किलोवाट और इनपुट होता है केवीए इंटू 100, या एक तरीका और है आउटपुट बटे आउटपुट प्लस लॉसेज इंटू 100, या फिर इनपुट माइनस लॉसेज अपॉन आउटपुट इंटू 100। ये हमारी इफिशियंसी आएगी, प्रतिशत एफिशिएंसी। एक और होती है ऑल डे एफिशिएंसी। क्या होती है, ऑल डे सी, जैसे कहते हैं पूर्ण दिन दक्षता। ट्वेंटी 24 आवर का आउटपुट किलोवाट अपॉन 24 आवर का इनपुट है केवीए इंटू 100, डायरेक्ट निकाल सकते, क्योंकि आपको पता है आउटपुट इनपुट चेंज होता रहता है लोड के अकॉर्डिंग। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 24 आवर का टोटल आउटपुट और टोटल इनपुट इंटू 100, तो ये हमारी फुल डे एफिशिएंसी निकल आएगी। उसके बाद आती है कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी। कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी, उच्च या हिंदी में बोलते हैं उच्चतम दक्षता की शर्त, जब ट्रांसफार्मर में क्या आयरन लॉसेज बराबर क्या होगा, कॉपर लॉसेज। तो ऐसी कंडीशन में एफिशिएंसी क्या रहेगी, उच्चतम दक्षता। ऐसा सामान्य तौर पर कब होता है, फुल लोड पर, लेकिन प्रैक्टिकली लगभग 95% लोड पर होता है। समझ रहे मेरी बात। तो इसको आप उच्चतम दक्षता की शर्त क्या है बताओ, आयरन लॉसेज बराबर कॉपर लॉसेज। पूर्ण दिन दक्षता है, ये ऑल डे एफिशिएंसी बोलते हैं इसे, ठीक है ना। हाँ उतार लो पूरा, फुल डे एफिशिएंसी ये पूर्ण दिन दक्षता है। ये सामान्य दक्षता पूछा है तो ऐसे निकालते हैं। ऑल डे एफिशिएंसी का फॉर्मूला है
मतलब 24 में कितना आउटपुट दिया, कितना इनपुट लिया, उनका अनुपात। हमेशा एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट और इनपुट का अनुपात। ट्रांसफार्मर में लॉसेज को ज्ञात करने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? ट्रांसफार्मर में लॉसेज ज्ञात करने के लिए टेस्ट जो कौन से किए जाते हैं? ओपन सर्किट टेस्ट और दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ये ट्रांसफार्मर में लॉसेज को पता करने के लिए किए जाते हैं, इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये हमारा जो ओपन सर्किट टेस्ट है वो आयरन लॉसेज का मान पता करने के लिए, आयरन लॉसेज को पता करने के लिए, और ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो किसके लिए, कॉपर लॉसेज याद करने के लिए किया जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात?